हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया था, इंडक्टर के बारे में बता दिया था कि बच्चों इंडक्टर क्या है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। कैपेसिटर का उल्टा, t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट, स्टेडी स्टेट, फाइनल स्टेट, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। बट कैपेसिटर में इसका उल्टा होता था बच्चों। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करे थे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बच्चों बोला था चिल्ला चिल्ला के कि आरसी सर्किट पढ़ के आना बच्चों, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ वगैरह सारी कहानी आप लोग पढ़ के आना। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखने से पहले प्लीज एक बार जरूर पढ़ लो। अभी भी टाइम है, वीडियो पॉज करो और 15-20 मिनट में एक बार रीडिंग लगा लो उसकी, या 1 घंटा जितना भी लगता है पूरा समझ लो सही से वरना अभी प्रॉब्लम होगी, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो सारी कहानी वहां मैंने आपको सारा ग्राफ कैसे बनेगा वो सब समझा रखा है। अभी मैं ग्राफ के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो वहां क्या होता है, चार्जिंग सर्किट में कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो धीरे धीरे कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। ऐसे ही सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे सर्किट की करंट बढ़ती है और सर्किट की करंट बढ़ते बढ़ते इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि जो t इक्वल टू 0 पे सर्किट का बिहेवियर, आपको एक सबसे छोटा वाला क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था। ये अगर मैं ये बिहेवियर देखूंगा बच्चों, अगर ये वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था t इक्वल टू 0 पे अगर देखूं तो t इक्वल टू 0 पे टाइम जब t इक्वल टू 0 था बच्चों तो करंट कितनी थी, 0, क्योंकि 0 टाइम पे ये ओपन सर्किट हो जाता है। बट जब बच्चों टाइम इनफाइनाइट हो गया था तो करंट जो है वो आ गई थी अपने पास E/R, मैक्सिमम करंट है वो स्टेडी स्टेट में, ध्यान रखना। जैसे कैपेसिटर धीरे 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 फुल चार्ज होता है, ऐसे करंट भी 0 रही होगी और फिर ये बढ़ के इतनी हो गई होगी। मतलब ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग करंट है और यही करंट मैक्सिमम करंट भी है। जैसे कैपेसिटर बताया था मैंने मैक्सिमम चार्ज, तो हेडिंग लिख रहा हूं ग्रोथ, करंट ग्रो कर रही है क्या बच्चों, यहाँ पे करंट क्या कर रही है, ग्रो। जैसे अपन ने वहां चार्जिंग सर्किट में क्या पढ़ा था बच्चों, कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज कर रहा था टाइम के साथ में, यहाँ पे क्या होगा, सर्किट की करंट ग्रो मतलब इंक्रीज करेगी। और सीरीज सर्किट है, आरएल सर्किट है, आर और एल दोनों सीरीज में लग रहे हैं क्या। जैसे स्विच क्लोज करूंगा यहाँ की सब जगह की करंट सेम आएगी क्या बच्चों। तो अपना हेडिंग का क्या नाम है, नेक्स्ट हेडिंग ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज आरएल सर्किट, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख देता हूं बच्चों में, ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज आरएल सर्किट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज आरएल सर्किट। आरएल बोले तो आर बोले तो रेजिस्टेंस और एल बोले तो इंडक्टेंस, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये आपको पता तो लग गया कि जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होगी। तो मैं पहले बेसिक सारे पॉइंट्स लिखता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। जैसे मान लो अपने पास ये रजिस्टर आ गया, ये इंडक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ एक बैटरी आ गई, बैटरी का EMF E आ गया और यहाँ t इक्वल टू 0 पे मैं स्विच कनेक्ट करूंगा, बैटरी का EMF E, रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, ठीक है। 8 टाइम t इक्वल टू 0, 8 टाइम t इक्वल टू 0 स्विच कनेक्ट, ठीक है। स्विच कनेक्ट किया, t इक्वल टू 0 पे क्या कर दिया बच्चों, मैंने स्विच को कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो जनरल टाइम t पे क्या हो जाएगा, 8 एनी टाइम t, 8 एनी टाइम t बराबर t। तो यहाँ सर्किट में कुछ न कुछ करंट ग्रो कर जाएगी बच्चों, कुछ न कुछ करंट आ जाएगी ना। यहाँ पे t टाइम के बाद में कुछ न कुछ सर्किट की करंट आ रही होगी, तो वो सर्किट की करंट को बना देता हूँ मैं, किस टाइप से होगी वो। ये आ गया अपने पास क्या, R L, बैटरी का EMF E, ठीक है ना। अब मान लो ये सर्किट की करंट अपन ने I मान ली बच्चों, ये इस टाइम पे सर्किट की करंट I भाग रही होगी, तो ये I करंट इधर घूम के आ रही होगी, सीरीज सर्किट है, ये करंट I आ गई, ठीक है, ये करंट I। तो अभी यहाँ क्या होगा बच्चों, इसके अक्रॉस मान लो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप VR है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या हो गया, VL,
ठीक है। अब वापस से मैं वही कहानी बोलता हूँ बच्चों, क्या जो अपन ने वहां भी पढ़ी थी, कहाँ पे, आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट में अगर आपको ध्यान हो बच्चों, तो मैंने बोला था क्या, आरसी सर्किट में मैंने आपको क्या बोला था कि यार एल, देखो पहला पॉइंट तो बच्चों हमेशा वी आर प्लस वी एल मिला के किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ बैटरी। ध्यान रखना, वी आर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल मिला के ईएमएफ के बराबर होगा। अगर मुझे वी आर लेके आना है बच्चों, तो आई इंटू आर लिखूंगा। ये जो वी एल है वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा क्या, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, चाहो तो माइनस लिख लो, माइनस तो केवल डायरेक्शन के कारण है। तो ये तीन फॉर्मूले अगर आपको याद है बच्चों, तो अपन इस सर्किट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन वी आर प्लस वी एल, आपको वहां भी पता होगा, मैंने लिखाया था वी आर प्लस वी सी इक्वल टू ई, वी आर इक्वल टू आई आर, ये वहां भी था। ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न से नया आया तो बस वी एल, और वी एल आपको पता है, वी एल मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस जो इमेजिनरी बैटरी बन रही होगी वो होगी, और इसके अक्रॉस जो इमेजिनरी बैटरी बनती है वो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस से कोई मतलब नहीं, आपने मैग्नीट्यूड देखना है बच्चों। क्या देखना है, बस आपको मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड देखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, तो आपको प्लस ही लिखना है। ठीक है ना। अगर ये 50 वोल्ट की बैटरी है, सुनना ध्यान से, ये 50 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 वोल्ट है। 50 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ 40 रहेगा, यहाँ 20 है, यहाँ 30 रहेगा, ये 50 है, ये 5 है, तो ये 45 रहेगा। क्लियर है ना। बस वी आर प्लस वी एल इक्वल टू ई, याद रख लो, जैसे अपन ने वी आर प्लस वी सी आर रखा था ना बच्चों, वही सेम पैटर्न था। अब मैं लिख भी देता हूँ ये कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना। सबसे पहले वी आर, ई तो क्या हो गया बच्चों, ईएमएफ ऑफ बैटरी, बैटरी का ईएमएफ हो गया ये तो। ठीक है ना। और वी आर क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड, बस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम टी, एट एनी टाइम, कोई भी टाइम ले, ठीक है, कोई भी टाइम, टी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे वी सी क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस, उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर वाला वी सी है, नीचे वाला वी आर है। वी सी बोले तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी आर बोले तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट एनी टाइम। जो ऊपर वाला टाइम है ना, वही सेम टाइम यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ टी इक्वल टू 5 सेकेंड है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 5। एंड आई करंट थ्रो रेजिस्टेंस या इंडक्टर या सर्किट एट एनी टाइम, और वो सेम टाइम में बच्चों सारे के सारे ए बाई डी टी इंड्यूस ईएमएफ, बाकी तो सबको पता है। एल जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, आर जो इसका रेजिस्टेंस है। क्लियर है ना। तो यहाँ तक की कहानी लिख लेना बच्चों, यहाँ तक की कहानी लिखो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिखो। क्वेश्चन में भी कराता हूँ लास्ट में। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। और अब मैं वो जनरल टाइम के फंक्शन में लिख देता हूँ। एक चीज सुन लेना ध्यान से, अगर टाइम कहीं भी नहीं आ रहा ना, तो इसी से आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन में टाइम दिया है, ना क्वेश्चन में टाइम पूछा है, तो आंसर इसी से आ जाता है। पर अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन है या टाइम कैलकुलेट करना है, तो फिर आगे की कहानी लिख रहा हूँ जो वही कर दिया। ठीक है ना। तो क्या देखो, आपको पता है टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे करंट 0 और इनफाइनाइट पे मैक्सिमम करंट हो जाएगी। टी इक्वल टू 0 की करंट लिखता हूं मैं। अब ग्रोथ पढ़ लेना बच्चों अपन सर्किट की, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां भी डेरिवेशन आपको नहीं बताया था, तो यहाँ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो 8 टाइम टी इक्वल टू 0, 8 टाइम टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये रजिस्टर तो एज इट इज, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, तो सर्किट की करंट आपको पता होगी कितनी होगी बच्चों। यहाँ सर्किट की करंट कितनी होगी, बोलो जल्दी से। करंट, सर्किट की करंट कितनी हो गई, 0 हो गई क्या। सर्किट की करंट क्या लिख दूंगा मैं, 0। 0 क्यों है, क्योंकि ये तो ओपन है। अगर मैं इनफाइनाइट टाइम की बात करूं बच्चों, 8 टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि यहाँ पे जो भी हो रहा है ना बच्चों, वो एक्सपोनेंशियली होगा। वो क्या होगा, सब कुछ एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे जो करंट आएगी ई आर, ये शॉर्ट सर्किट हो गया इंडक्टर, तो ये जो करंट होगी
ये करंट क्या होगी बच्चों, ये जो करंट होगी ना, ये I जो आ गई E अपॉन R। तो अगर मैं करंट का एक्सप्रेशन लिखूं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो ये करंट बढ़ रही होगी कैसे, I इक्वल टू, अब यहां से करंट आपको इंक्रीज कर रही, करंट इंक्रीज कर रही कहां से कहां तक, करंट इंक्रीज इन RL सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, ठीक है, सीरीज सर्किट में इंक्रीज कर रही है कहां से कहां तक, फ्रॉम I इक्वल टू 0 टू I इक्वल टू E अपॉन R। अब एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, ये जो करंट है ये अपने को कैसे इंक्रीज माननी है, एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना, कैसे इंक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो I इक्वल टू E अपॉन R, इंक्रीज वाला फंक्शन आपको पता होना चाहिए, माइनस T अपॉन टाउ, ये ऐसा आंसर हो। अब दिक्कत ये है कि टाउ क्या है बच्चों, चाहो तो आप इंक्रीज कर रही है ना, तो इसको ऐसे इस पैटर्न पे भी याद रख सकते हो, 0 टू I इक्वल टू I मैक्स, ये मैक्सिमम करंट है बच्चों, ठीक है ना, E अपॉन R, ये मैक्सिमम करंट क्या आ गई, E अपॉन R। तो आपने फॉर्मूला क्या याद रखना है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, I इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस E टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ, ठीक है। अब यहाँ टाइम कांस्टेंट आ गया टाउ, टाउ को क्या बोला जाता है बच्चों, टाइम कांस्टेंट। आई मैक्सिमम तो क्या होगी, आई मैक्सिमम जो है यहाँ पे E बाई आर, ये क्या होगी, करंट इन सर्किट या करंट इन इंडक्टर, करंट इन इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कब आएगा, ये टाइम जो है ना, ये टाइम होता है T इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम पे स्टेडी स्टेट। टाउ क्या होता है बच्चों, ये होता है L अपॉन R, टाउ होता है क्या, L अपॉन R, इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। वहां पे जो टाउ था वो RC था, मैंने बोल दिया था डायरेक्ट याद रखो टाइम कांस्टेंट RC, ऐसे है L अपॉन R, या तो अपन डेरिवेशन पे जाए बच्चों पूरा का पूरा ही, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनना ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों वाला क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ L अपॉन R या फाइंड डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, पहले तो L का डायमेंशन निकालेंगे, फिर R का डायमेंशन निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, पता लगेगा तो सेकंड आ गया, अरे बेटा ये टाइम कांस्टेंट है क्या, L अपॉन R। या फिर आपको ये इक्वेशन पता है तो पता है ना, पावर डायमेंशन लेस होती है, अगर इस पावर को डायमेंशन लेस बनाना है ये टाइम सेकंड में, तो इस टाउ को भी सेकंड में होना पड़ेगा, ठीक है। तो टाउ को बोला जाता है बच्चों टाइम कांस्टेंट। तो आपको ये पूरी कहानी याद रखनी है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ इसका, अच्छा सा सुंदर सा बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। बस मैं तो बोलता हूँ बच्चों आप ओनली करंट याद रखो, अगर आप करंट याद रख लोगे तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकालना हो तो क्या लिख दोगे, अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर चाहिए तो VR इक्वल टू IR लिख देना, ये आ जाएगा क्या, तो I इंटू R करोगे तो क्या आ गया, ये यहाँ पे E इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T अपॉन टू, ये आएगा। अगर आपको VL चाहिए, VL निकालने के दो तरीके, या तो आप LdI/dt लगा लो, पर LdI/dt में कुछ बच्चों बोला सर हमें तो डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो बेटा मैंने तो आसान सा तरीका और बताया ना आपको, VR प्लस VL क्या होता है, E होता है ना, तो VL कैसे निकालूंगा, VL कैसे निकालूंगा, VL जो होगा वो हो जाएगा E माइनस VR, ठीक है। तो E माइनस IR करोगे ना, तो E माइनस VR यहाँ से निकाल लो, तो VL कितना आ गया देखो, VL जो चेक करोगे आप, E माइनस VR का वैल्यू ये रहा, E 1 माइनस E टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ, डिफरेंशिएशन से बच गए क्या, तो VL कितना आ गया, ये E से ही गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस E टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ, छोटा छोटा सा लिखा मैंने, देख लेना जरा ध्यान से आप लोग। तो ये सारी कहानी आएगी क्या बच्चों, DI/dt निकालना है, इसको LdI/dt निकाल लो, इसको LdI/dt लिख लो तो DI/dt भी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी लिखो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे आगे, देखो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, मैं ग्राफ लिख रहा हूँ और आपको ड्रॉ करके बताना है। पहला ग्राफ बच्चों टाइम के साथ में करंट का ग्राफ कैसा आएगा, पहला ग्राफ तो ये होगा। सेकंड वाला ग्राफ टाइम के साथ में, सेकंड वाला ग्राफ, चारों ग्राफ एक साथ बनाऊंगा ताकि आपको अच्छा लगेगा, सुंदर सा लगेगा। VR तीसरा ग्राफ
टाइम के साथ में VL, चौथा ग्राफ di/dt। di/dt क्या होगा? di/dt बोले तो di/dt बोले तो क्या, सर्किट की जो करंट है वो कैसे बदल रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो चारों ग्राफ बना के देखो बच्चों किस टाइप से बन रहे हैं। 4 के 4 ग्राफ बना डालो बच्चों। चलो पहला ग्राफ बनाता हूँ क्या मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग आ गया। और यहाँ पे जो होके मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट आपको पता है कितना होता है बच्चों, E/R। VR भी बढ़ेगा, पहले 0 था, मैक्सिमम जाके EMF के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम जाके ये E के बराबर हो जाएगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे VL जो है, VL का ग्राफ डिक्रीजिंग वाला है क्या। ये सब कहानी आपको तब समझ आएगी बच्चों जब आपने पूरा कैपेसिटर वाला, मैंने जो बोला था ना लेक्चर सही से पढ़ना, वो पढ़ा हो आपने, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, ऐसे di/dt निकालोगे ना तो di/dt भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको पता है ना ये जो VL है वो उसको LdI/dt लिख लिया। VL को क्या लिख लिया मैंने, LdI/dt। इस VL को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, LdI/dt। अरे क्या लिखे, VL क्या लिखता हूँ, VL क्या होता है बच्चों, LdI/dt। ठीक है, अब VL वहां से देखोगे तो क्या आ गया बच्चों, E/e⁻t/2 बराबर LdI/dt। तो di/dt कितना आ गया यहाँ से, di/dt कितना आ गया देखो, E/L e⁻t/2। ठीक है, ध्यान से लिख लेना आप लोग, थोड़ा मैंने खिचड़ी पका दी है नीचे। वैसे मेरे को तो बस यही समझाना था, बस मैं आप लोगों से एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये आई की करंट, आई का इक्वेशन याद रखो, Imax याद रखो, टाउ का इक्वेशन याद रखो L/R। ठीक है, टाउ का इक्वेशन याद रखो L/R, टाइम कांस्टेंट है। बाकी यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, ये नीचे वाली खिचड़ी तो आप लोग पका लेना जल्दी से। ठीक है, लिख लेना, मतलब अच्छे से लिख लो तो बढ़िया रहेगा, दिख तो रहा ही होगा आपको, बट उसको सुंदर सुंदर सा लिख लेना। मेरे पास जगह नहीं थी, मैं चारों ग्राफ एक साथ बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है ना, चलो आगे की कहानी समझे, और आगे की कहानी। चलो इसको रब कर देता हूँ मैं, वीडियो पॉज करके पूरा लिख डालना बच्चों, आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा ही लिख लेना। ठीक है, चलो अब 1-2 पॉइंट और समझा देता हूँ। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या बच्चों, टाइम कांस्टेंट वो वाला टाइम है जब सर्किट की करंट कितना % इंक्रीज हो गई। सर्किट की करंट जो है मैक्सिमम करंट का 63% करंट हो जाती है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब करंट कितना हो जाती है बच्चों, 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। क्लियर है, लिख देता हूं इसको। ठीक है, चलो एक एक करके कुछ पॉइंट से लिखता हूं मैं। पहला पॉइंट, जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट वो कितनी है, मैक्सिमम करंट जो अपन ने लिखी बच्चों Imax, वो आई E/R, और ब्रैकेट में लिख देता हूं डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंडक्टर, डज नॉट डिपेंड ऑन L, लिख दूं L बोले तो इंडक्टर। ठीक है, डज नॉट डिपेंड, L का कोई वैल्यू नहीं आ रहा ना मैक्सिमम करंट में, डज नॉट डिपेंड्स ऑन L मींस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। दूसरा पॉइंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट को डिनोट करते हैं किससे, ताऊ। ताऊ ताऊ क्या हो गया बच्चों, L/R। तो ये ताऊ L/R क्या है, ताऊ जो है इसका वैल्यू तो L/R होता है, पर ये ताऊ क्या है। ठीक है, सर्किट की करंट कितनी हो जाएगी, मैं नीचे लिख देता हूं 8 टाइम t इक्वल टू टाउ, 8 टाइम t इक्वल टू टाउ बराबर L/R। ठीक है, करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है, I बोले तो सर्किट की करंट। अब ये कैसा है, ये इक्वेशन है ना, ये आपको I इक्वल टू Imax 1 माइनस e⁻t/τ है क्या बच्चों। अब यहाँ t की जगह ताऊ लिख दूं मैं, 8 टाइम t इक्वल टू ताऊ, तो I कितना आ गया, I इक्वल टू Imax 1 माइनस e⁻, ताऊ गायब हो गया -1। सर e⁻1 का वैल्यू तो हम भूल गए हैं, किस किस को याद है, जल्दी से सोचो, e⁻1 का वैल्यू किस किस को याद है। सर हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम बताएंगे, हमारा काम ही यही है। तो I कितना आ गया बच्चों, I जो आ गया Imax
1 माइनस 0.37, तो 0.37 तो करूंगा तो कितना आ गया, आई इक्वल टू आई मैक्स इंटू 0.63, ठीक है, मतलब 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। क्लियर है ना, लिख लेना बच्चों, ठीक है। तो ये टाइम कांस्टेंट वाला आ गया पॉइंट। जो टाइम कांस्टेंट है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद में क्या होगा बच्चों, एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होने वाला है, जो करंट है वो मैक्सिमम करंट की कितनी हो जाती है, करंट जो है वो मैक्सिमम करंट की 63%। कैसा है, यहाँ कैलकुलेशन कर लिया, e⁻⁻1.6। इसीलिए मैंने बोला था बच्चों आरसी सर्किट को पढ़ लो ढंग से, ठीक है। अगला पॉइंट है लास्ट में, देखो अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है ना बच्चों, टाइम कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा है ना तो जो करंट है उसकी स्लो रेट होगी, ठीक है। टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो मोर टाइम कांस्टेंट मीन्स, इसका मतलब क्या है, अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है बच्चों, स्लोअर रेट ऑफ चेंज इन करंट। इसका मतलब क्या है, स्लोअर रेट ऑफ चेंज इन करंट, ठीक है। मोर टाइम कांस्टेंट मीन्स स्लोअर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, मीन्स जो टाइम कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, ऐसा बोल सकता हूँ। ना 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 उल्टा हो गया, प्रोपोर्शनलिटी नहीं है वैसे तो। मीन्स अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा ना तो डी आई बाई डी टी कम रहेगा, ठीक है। मीन्स टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने पर करंट धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, तो यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, फिर अपन आ जाते हैं बच्चों के इसमें। अगर आप लोग यहाँ तक की कहानी लिख लेते हो तो अपन न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, फिर अपन न्यूमेरिकल सेक्शन पर आ जाते हैं। सॉल्व करो जल्दी, यहाँ तक की कहानी लिखो बेटा, जल्दी 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 एंड जल्दी। एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, एक करेंगे और एक में 5-6, एक ही में 5-6 कर देंगे डायरेक्ट, बड़ा सारा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब 5-6 न्यूमेरिकल लिखूंगा ना एक में तो पूरा बोर्ड तो भरने वाला है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक ही न्यूमेरिकल में मैं 5-6 पार्ट लिखूंगा तो बोर्ड भरने वाला है पूरा अच्छे से। तो यहाँ तक की कहानी नोट करो आप जल्दी से और वेट करो बड़े सारे क्वेश्चन का, ठीक है। आप जो है बच्चों चाहो तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करूँ ना तो आप सोचना शुरू कर देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, या रफ में ट्राई कर लेना या फेयर में भी कर सकते हो। क्वेश्चन बड़ा होगा थोड़ा, 5-6 पार्ट लिखूंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो जगह छोड़ देना 5-6 क्वेश्चन का और फिर अपने सॉल्यूशन शुरू कर देना, क्योंकि मेरे को लिखने में बहुत टाइम लगेगा, सोच सोच के डेटा डिजिट लेना पड़ेगा। अच्छा एक बढ़िया बात ये है बच्चों, आज वाले लेक्चर के साथ में ये एनसीईआरटी में आज वाले लेक्चर का 0 पार्ट है, आज वाले लेक्चर का एक लाइन, सिंगल लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको खुश हो जाना है जो जो बच्चे एनसीईआरटी के लिए काम कर रहे हैं, बट जेईई मेंस नीट एडवांस सब में है, ठीक है। नीट और जेईई मेंस में डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। एडवांस वाले बच्चों को डेरिवेशन करा दूंगा मैं, और बाकी किसी को चाहिए डेरिवेशन तो वो भी बोल सकता है मेरे को, तो उसको भी मैं लिंक दे दूंगा उसका डेरिवेशन का भी, ठीक है ना। बाकी मैं बोलता हूँ नीट के लिए जो काम कर रहा है, जेईई मेंस के लिए काम कर रहा है, आराम से जितना बोलूँ उतना पढ़ते रहो बस, ठीक है। ज्यादा करोगे ज्यादा फिर मतलब नहीं, वो जितना वो है इतना में भूल जाओगे आप डेरिवेशन के चक्कर में। इसलिए जो अपना जो पोटेंशियल है ना उसको आइडेंटिफाई करो कि आपको करना कितना है, ठीक है ना। चलो न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के मैं ऐसे बता रहा हूँ बहुत सारे पार्ट लिखूंगा, तो सर्किट बना दें छोटा सा सिंपल सा सर्किट। ये रेजिस्टेंस आ गया बच्चों, ये इंडक्टर आ गया, ये बैटरी आ गई, ये स्विच आ गया, ये बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ मान लिया अपन ने 20 वोल्ट का, व्हील मतलब वोल्ट है, ये इंडक्टर मैंने दिया है 5 हेनरी का, और ये जो रेजिस्टेंस दिया है मैंने ये 4 ओम का, क्लियर है। ये जो स्विच है बच्चों, स्विच कनेक्ट 8 टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे स्विच कनेक्ट कर दिया, पहला क्वेश्चन। अब मैंने पहले भी बोला था बच्चों आपको, ये टाइम वाली जो खतरनाक एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, ये सारी क्वेश्चंस में तब लगानी है, कब,
जब क्वेश्चन में टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो, मीन्स या तो क्वेश्चन में टाइम पूछा हो या क्वेश्चन में टाइम गिवन हो। अगर टाइम गिवन भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, तो वो सिंपल 3 इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। VR प्लस VL इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी, VR इक्वल टू IR, VL इक्वल टू LDI। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, आराम से आंसर कैलकुलेट करना। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, when current in circuit, सर्किट की जो करंट है वो 2 एम्पियर है। सर्किट की करंट कितनी दे दी बच्चों? 2 एम्पियर। सर्किट की करंट अगर 2 एम्पियर है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा? बहुत हलवा क्वेश्चन है बच्चों, मैं तो बोलता हूँ बिना पेन चलाए भी आंसर निकाल सकते हो इसका। अगर आपका दिमाग चलता है ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है पहला वाला। चलो दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों? फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट when voltage across resistor, voltage across रजिस्टर ये दिया है, रजिस्टर के क्रॉस 10 वोल्ट। ठीक है, ये जो रजिस्टर है ना बच्चों, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट। ये जो सर्किट की करंट है इसमें di/dt क्या होगा? ठीक है, इसमें di/dt क्या होगा? कब? जब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये रजिस्टर पे 10 वोल्ट आ जाए, ये पे 10 वोल्ट आ जाए, तो यहाँ जो इंडक्टर की करंट है या सर्किट की करंट है वो किस रेट से चेंज हो रही है? दूसरा क्वेश्चन अगेन हलवाई, इसमें भी टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं। जब तक टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है जब तक खुश होते रहना आपको। जैसे ही टाइम का इन्वॉल्वमेंट आ जाए थोड़ा गड़बड़ इसलिए है बच्चों, क्यों? क्योंकि वहां पे वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इक्वेशन में कहीं ना कहीं आने वाली हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन में सर्किट की करंट क्या है? फोर्थ, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट टाइम t इक्वल टू 1.25 सेकेंड। ठीक है, कितनी देर बाद बच्चों? 1.25 सेकेंड के बाद में वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा? ठीक है, ये आगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है? उल्टा पूछ लेते हैं। फाइंड, अच्छा फाइंड तो मैं सब में लिखना भूल गया, फाइंड आपको सब में लिखना है। ठीक है ना, फाइंड पहले में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड फाइंड इसमें नहीं लिखना। ठीक है, इस दोनों में भी फाइंड है। ठीक है ना, वो आप लोग समझ जाओगे। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ के बाद सिक्स नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के होते हैं बच्चों। ठीक है ना, फाइंड टाइम व्हेन करंट इन सर्किट, जो सर्किट की करंट है 20/4 10/2 5। फाइंड टाइम करंट, फाइंड टाइम व्हेन करंट इन सर्किट 1.25 एम्पियर। ठीक है, सर्किट की करंट जब 1.25 एम्पियर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन पे कितना टाइम हो गया होगा? 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चेक करो जल्दी से, सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन का हार्डली 10 मिनट, हार्डली 10 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है। 10 से ज़्यादा मिनट नहीं लगने चाहिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो सॉल्व कर दें क्या? सॉल्व कर दें बच्चों?
चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला हल हुआ। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको पता है VR प्लस VL मिला के बैटरी का EMF के बराबर होता है। अब मुझे क्या पता करना है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, मतलब VL पता करना है। E कितना दिया है क्वेश्चन में, E का भी 20 वोल्ट दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्किट की करंट दिया है तो VR निकाल सकता हूँ, VR को निकाला जा सकता है IR से। तो सर्किट की करंट कितनी है बच्चों, 2 एम्पियर है, 2 × 4 8 वोल्ट आ गया आंसर। तो VR तो कितना लिख लिया मैंने 8, VL पता करना है 20, तो VL कितना आ गया 12 वोल्ट। ये आंसर है, ठीक है, पहला आंसर। हलवा आ गया एकदम, ठीक है। सर आपको तो सब हलवा लगता है, हमें नहीं लगता हलवा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट व्हेन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना दिया आपको 10 वोल्ट, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को IR लिख दूंगा, ये 10 आ गया। तो I कितना आ गया पता कर लेते हैं, R कितना है 4 10। एक काम करते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मिला के कितना होगा EMF। वोल्टेज फाइंड VR कितना दिया है 10 वोल्ट, VL 20 वोल्ट, तो VL कितना आ गया 20 - 10 10 वोल्ट लिख दूं डायरेक्ट 10 वोल्ट। अब ये जो VL है बच्चों, इसको क्या लिखा जा सकता है LDI/dt, तो 10 L कितना दे दिया 5 हेंद्रा ने, ये 5 हेंद्रा, ये 2 ही आएगा ना सर, हमारा भी तो 2 आया था सर, 2 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब इस इंस्टेंट में 2 एम्पियर पर सेकेंड से करंट इंक्रीज कर रही होगी। एक सिंगल इंस्टेंट की बात है, हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा बच्चों। उस लाइन का स्लोप बदल रहा था ना, DI/dt का ग्राफ के स्ट्रेट लाइन था क्या, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो बच्चों अगर अभी तक भी आप लोग सोल्व नहीं कर रहे हो तो सोल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों ये, जब तक आप अपना पेन नहीं चलाओगे, जब तक बस सॉल्यूशन देखते रहो, मेरे को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है। पेन चलाना पड़ेगा, पेन नहीं चलाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या है, करंट इन सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, बता देते हैं। T = 0 पे स्विच कनेक्ट किया, टाइम के फंक्शन में करंट आपको पता है I = I max 1 - e to the power - t/τ, ये होती है टाइम के फंक्शन में करंट। क्लियर है। मैक्सिमम करंट आपको पता है इनफाइनाइट टाइम पे होगी। इनफाइनाइट पे इंडक्टर को क्या करते हैं अपन, इंडक्टर को हटा के शॉर्ट कर दिया, तो E/R बोले तो 20/5 5 एम्पियर की करंट है। ताऊ होता है L/R, L बोले तो टाइम कांस्टेंट है ताऊ, तो 5/4, तो 5/4 करोगे तो 1.25 आएगा। यूनिट लिखना चाहो तो सेकेंड, ठीक है। अब आंसर आ गया टाइम के फंक्शन में करंट I = 5 1 - e to the power - t/τ 1.25, ये ऐसा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट है, ये करंट जो है टाइम के साथ में कैसे वेरी कर रही है, अपने पास ये आंसर आ गया 5 1 - e to the power - t/1.25, ठीक है ना बच्चों। ये 1.25 टाइम कांस्टेंट है जो अपन ने यहाँ से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, यहाँ तो अपने पास स्पेस नहीं बचा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन। ये मैं 3 क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो अपन सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 4th वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो 4th वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, देखो 4th क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों आपसे, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट टाइम t = 1.25। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अपन क्या लिखते हैं IR, ठीक है। तो I कितना दिया है बच्चों, I पता कर लूँ अगर मैं कितने टाइम पे 1.25 सेकंड पे पता कर लिया जाए, तो R की जगह 4 एम्पियर लिख दें और आंसर आ जाएगा। तभी I पता करें, I का जो फंक्शन है टाइम के फंक्शन में हो तो ये लिख लूँ, यही वाला फंक्शन यूज कर लेता हूँ ना बच्चों। तो आगे 5 1 - e to the power - t/1
1.25। अब कितनी देर की बात कर रहा है? 8 टाइम t इक्वल टू 1.25। तो 1.25 पे करंट कितनी आ जाएगी चेक कर लें। तो करंट जो आ गई 5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1.25 अपॉन 1.25, ये 1 हो गया क्या बच्चों? वैसे एक टाइम कांस्टेंट था, क्या मैं चाहता तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकता था 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। मैंने सॉल्व करके बता दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक टाइम कांस्टेंट के बराबर आएगा ये। अगर मान लो यहाँ 1.25 की जगह और कुछ आ जाता तो वो वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेते अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 5, इसको सोल्व करूंगा 1 माइनस ई माइनस 1, तो ये 0.63 आ जाएगा, ई इंटू 0.63। तो वी आर क्या आ गया बच्चों अपने पास? यही सेम टाइम पे मुझे क्या पता करना है, पहले आई का कैलकुलेशन करूँ फिर वी आर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आई आ गया, ये आई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो वी आर आ जाएगा। तो वी आर कितना लिख लिया मैंने, आई कितना आ गया 5 इंटू 0.63 इंटू रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 4, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 4 20 इंटू 0.63। तो आजू बाजू में लिखूं बच्चों, ये 0.0 यहाँ ला दूं तो 6.3, तो 6 ऐसा कुछ आंसर आएगा वोल्ट, 12.6 वोल्ट। ठीक है, चेक करो जरा, 12.6 वोल्ट आ जाएगा बच्चों। आंसर जो आ गया ना इस क्वेश्चन का अपने पास, ये क्या आ गया 12.6 वोल्ट। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो गया, देन फोर्थ सोल्व हो गया। अब अपने पास लास्ट क्वेश्चन और बचा है बच्चों। अगर आपका दिल और दिमाग बोलता है कि सर अब तो हम लोग कर लेंगे तो ट्राई करो जरूर, नहीं तो आप सॉल्यूशन देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन का यही सेम क्वेश्चन आपको भी पता होगा, मैंने कैपेसिटर में तो और भी 6 या 7 क्वेश्चन लिखे, कैपेसिटर में तो मैंने 6 लिखे थे, इसमें सेम पैटर्न का क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अपने पास अगेन स्पेस नहीं है, तो यहीं पे मिटा देते हैं इसको, 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 इसको। फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन मैंने मिटा दिया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मैच कराओ अगर आप लोगों ने सोल्व किया है तो, वरना कॉपी कर लो। फाइंड टाइम व्हेन करंट इन सर्किट। अब देखो करंट का फंक्शन तो पता है ना आपको, I इक्वल टू 5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 1.25। ठीक है, ये फंक्शन है। तो अब आपको क्या पता करना है बच्चों, 8 टाइम 8 जब करंट 1.25 है, 1.25 करंट एम्पियर हो रही होगी, तो वो वाला टाइम t कितना होगा ये पता करके लाना है। ये आई की जगह मैं 1.25 पुट कर देता हूँ। 1.25 इक्वल टू 5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 1.25। ठीक है, यहाँ से टाइम आ जाएगा। अब क्या करूँ मैं, ये 5 का डिवाइड कर लेंगे आप। ये 5 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया देखो, 125 अपॉन 5 इंटू 100, वो दोनों जीरो हटा देना है ना। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 1.2। क्लियर, यहाँ तक की कहानी तो आपके लिए क्लियर हो गई। ठीक है, अब 125 से कैंसिल आउट करूँ, ये 15, ये 5 से 25 से 4 1/4 0.5 1/4 बचा ना बच्चों। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ 0.25 बरोबर, या 1/4 ही रहने दो उसको, क्या रहने देते हैं बच्चों 1/4। ठीक है, 1/4 डायरेक्ट सब में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। 1/4 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 1.25। ठीक है, यार टर्म इधर आ गई, तो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 1.25 का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस 1/4 3/4। ln ले लेंगे बच्चों, log टू द बेस e इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ e है, तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन 1.25 इक्वल टू ln 3/4। ठीक है, ln मतलब दोनों साइड मैंने log ले लिया ना बच्चों, log टू द बेस e था। ठीक है, इसके बाद की कहानी नीचे सोल्व करता हूँ। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं पूरा, थर्ड वाले का सॉल्यूशन में मिटाइए। ठीक है, अब यहाँ से log इसलिए लिया क्योंकि इस e को हटाना था मुझे, टाइम की कैलकुलेशन कर दिया, टाइम पावर मारा था, तो ये पावर बाहर आती है बच्चों। जैसे माइनस टी अपॉन 1.25 आएगा ना, यहाँ log e टू द बेस e बचेगा, यहाँ ln e 3/4 आ गया ना, तो मैं ln 3/4 ही रहने देता हूँ, या इसको ln 4/3 लिखूंगा ना बच्चों, तो एक माइनस यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये उल्टा हो गया ना, तो माइनस आ जाएगा, पावर आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो माइनस माइनस प्लस ln e का वैल्यू 1 हो गया, तो t का वैल्यू कितना आ गया 1.25 इंटू ln 4/3, ये ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है,
ln 4/3 का वैल्यू लिख सकते हो, या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट 4/3 का वैल्यू दे दिया जाएगा, वरना क्या लिखोगे आप 2.303 इंटू log 4/3, और log 4/3 को log 4 माइनस log 3, log 4 का log 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रखा है, ठीक है। और हो सकता है ऑप्शन में इसी टाइप से दिया हो। तो ये कहानी खत्म होती है बच्चों। चार्जिंग में मैंने बोला ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस, क्योंकि सारी कहानी सेम वैसी ही चलती है जैसे अपन ने कहाँ पढ़ा था। हाँ, जैसा अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, आरसी चार्जिंग सर्किट, और मैंने बोला भी था आप लोग पढ़ लेना। आज भी बोला मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पॉज करके पहले पढ़ो, फिर क्वेश्चन सोल्व करना या फिर लेक्चर देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों एक पॉइंट लगाता हूं, नोट लगा के लिखता हूं। क्या है देखो अगला पॉइंट, पहले इसको मिटा लेते हैं अच्छे से, सुंदर सा बोर्ड बना लेते हैं, फिर लिखता हूँ अगला। नोट लगा के एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जैसे डिस्चार्जिंग या डीसी सर्किट पर आएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट लगा के लिख रहा हूं तो बच्चों, नोट लगा के क्या लिख रहा हूं समझना जरा। हाँ, फेराडे फर्स्ट लॉ याद करो, फेराडे फर्स्ट लॉ याद करो जल्दी से। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बच्चों, फेराडे का जो फेराडे लॉ याद करो, फर्स्ट लॉ याद। दोगे, फेराडे लॉ बोलता है E इक्वल टू माइनस d∅dt, मतलब फ्लक्स में जो चेंज होगा उसका अपोज होगा, माइनस लेंज लॉ बोलता है फ्लक्स में जो भी चेंज होगा वो उसका कोई ना कोई अपोज। तो यहाँ भी यही है कहानी इंडक्टर की, इसीलिए तो ये t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन क्यों हुआ, क्योंकि जैसे स्विच क्लोज करता हूँ अचानक से वहाँ करंट जाती है क्या, उस इंडक्टर में जैसे ही करंट जाएगी अचानक से तो phi इक्वल टू L आ जाता है, तो इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है, और अपोज करके उसको करंट को 0 ही कर देता है, नहीं फ्लो होने देंगे t इक्वल टू 0 पे करंट, क्यों, अपोज करेंगे हम, ठीक है ना। वो इंडक्टर अपोज करता है और करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो एक चीज ध्यान रखना, जो इंडक्टर होता है ना बच्चों, वो फ्लक्स में जो भी चेंजेस आएगा, आप कोई भी चेंजेस करो, कुछ भी आपने चेंजेस किया, तो इंडक्टर का अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अपोज करता है वो, और तुरंत से चेंज नहीं होने देता, ठीक है। जैसे करंट E/R है ना, धीरे धीरे बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, बढ़ रही, कुछ टाइम तो लगा ना E/R होने, ऐसा तो नहीं ना तुरंत से E/R करंट हो गई, जैसे स्विच क्लोज किया E/R करंट हो गई ना, अपोज करता है वो इंडक्टर, अपोज करने के कारण ही तो ये कहानी सेट हुई है सारी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो एक नोट लगा के क्या लिखा रहा हूं मैं बच्चों, इंडक्टर जो होगा, क्या पॉइंट याद रखना आपको, इंडक्टर जो है उसमें तुरंत से चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो किस टाइप से होता है देखो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लिख देता हूं मैं। if there is any change, और ध्यान से समझना, नोट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, इन दी सर्किट containing inductor, if there is any change in the circuit containing inductor, then there is no instantaneous effect on the magnetic flux of inductor, इंडक्टर बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर है। मतलब फाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा नहीं, एक इंस्टेंट के लिए, वो अपोज करता है ना, ठीक है, ठीक है। कोई भी चेंज करोगे अपन, कोई भी चेंज करिए आप, ठीक है, एनी चेंज, कोई चेंज किया आपने, ठीक है, देन क्या होगा, फॉर एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए क्या होगा, फाई जो होगा वो अपने आप को कांस्टेंट मेंटेन रखेगा,
ठीक है, फाई क्या चाहेगा, वो अपोज करना चाहेगा ना, तो एक इंस्टेंट के लिए तो वो क्या कहेगा, यार मैं अगर 100 वेबर हूं तो 100 ही रहूंगा, थोड़ी देर में भले ही वो चेंज हो जाए 120 हो, पर एक इंस्टेंट के लिए तो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब फाई को जो अपन लिखते हैं Li मींस Li कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मींस L1I1 इक्वल टू L2I2, ठीक है, क्लियर है। अब इसका न्यूमेरिकल भी लिख देता हूँ एक छोटा सा, क्या है देखो न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल है इसी कॉन्सेप्ट का, तो न्यूमेरिकल लिखता हूँ पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो फिर सोल्व करेंगे। आंसर बड़ा आसान है, क्वेश्चन आसान है अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो। 8 टाइम t इक्वल टू 0, 8 टाइम t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज, स्विच को क्लोज कर दिया टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सडनली द इंडक्टेंस of the inductor, inductance of the inductor is made n times lesser, n times छोटा कर दिया मीन्स L अपॉन n कर दिया या नेटा कर दिया, then its इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जो था उसका कितना कर दिया बच्चों मैंने, 1 अपॉन n टाइम्स या 1 अपॉन नेटा टाइम्स। फाइंड आउट इंस्टेंट करंट जस्ट आफ्टर दिस ऑपरेशन, फाइंड आउट इंस्टेंट करंट, फाइंड आउट इंस्टेंट करंट जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जो एक इवेंट किया ना आपने, इवेंट बोले तो इंडक्टर को जो बढ़ा दिया, इंडक्टर भी देना पड़ेगा। डायग्राम बना देता हूं मैं, डायग्राम क्या देखो, ये रजिस्टर आ गया, छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये रजिस्टर आ गया R, ये इंडक्टर आ गया L, ये बैटरी आ गई, यहाँ पे बैटरी का EMF E, और यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया है, स्विच, ठीक है। क्या है देखो कहानी क्वेश्चन की, अगर आपको ये नोट समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8 टाइम t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज, ये स्विच को t इक्वल टू 0 पे मैंने क्लोज कर दिया, बैटरी का EMF E दिया है, रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज कर दिया, तो देखो क्या है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर मतलब यहाँ स्टेडी स्टेट आ चुका होगा, इनफाइनाइट, मतलब यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी, कितनी, E अपॉन R, ठीक है। सडनली क्या हुआ है बच्चों, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, जो ये इंडक्टर L था बच्चों, उस इंडक्टर को चेंज कर दिया अपन, पहले इंडक्टर L था उसको चेंज कर दिया, उसको चेंज करने पे उसी इंस्टेंट पे करंट में क्या चेंज आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। जैसे इंडक्टर में मैं चेंज करूंगा तो सर्किट की करंट कितनी हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, क्लियर है। सॉल्व कर दें, सॉल्व करते हैं क्या, बोलो जल्दी, चलो सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या होगा बच्चों, इंस्टेंट में मैं सॉल्व करता हूं, जो इंस्टेंटेनियस चेंज हुआ है उसमें L1I1 इक्वल टू L2I2 लिख दूं क्या, क्यों, ये रहा पूरा कहानी ऊपर, एनी चेंज इंस्टेंट पे 5 कांस्टेंट L1I कांस्टेंट L1I1 L2I2। अब ये जब शुरुआत की करंट है, जो चेंजेस करा होगा, ये इंडक्टर को क्या किया, पहले L था बच्चों, मान लो 100 था, और n टाइम्स, मान लो 100 से 100/4 कर दिया, 100/4 बोले तो 25 कर दिया, पहले इंडक्टेंस था 100 हेनरी, बाद में कर दिया 25 हेनरी, तो सर्किट की करंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताना, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, शुरुआत में इंडक्टर L था, करंट कितनी हो गई E/R, बाद में इंडक्टेंस कितना कर दिया L अपॉन N, तो I2 कितना हो जाएगा, L ने L को मार दिया, तो I2 जो है वो हो गया NE/R, बस और कुछ नहीं, ठीक है।
ऐसा क्यों हुआ? ये एक इंस्टेंट के लिए हुआ बच्चों, फिर वापस थोड़ी देर बाद क्या होगा, वापस स्टेडी स्टेट आ जाएगी और वापस करंट कितनी हो जाएगी, E/R। क्योंकि मैंने बोला था मैक्सिमम करंट L पे डिपेंड नहीं करती। अभी L है, L को बढ़ा के मैंने NL कर दिया या L/N कर दिया, तो एक इंस्टेंट के लिए करंट चेंज होगी, बट वापस जब स्टेडी स्टेट आएगी, वापस जब मैक्सिमम करंट होगी, वो E/R ही होगी। क्लियर है ना? मींस कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूं मैं इस नोट से कि इंडक्टर में फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको तुरंत से चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स तुरंत से चेंज किया तो तुरंत से चेंज नहीं होता, कुछ न कुछ टाइम लेता है वो इंडक्टर। ये इंडक्टर का जो फ्लक्स चेंज होने में कुछ न कुछ टाइम लेता है। अगर आप करंट भी है, L कांस्टेंट है ना, यहाँ अगर L कांस्टेंट, तो इंडक्टर की करंट तुरंत से चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पे इंडक्टर की करंट जो है, सॉरी इंडक्टर का फ्लक्स जो है वो तुरंत से चेंज नहीं होता। क्लियर है? इंडक्टर का फ्लक्स तुरंत से चेंज नहीं होगा, ठीक है, फ्लक्स तुरंत से चेंज नहीं हो रहा, तो L × I कांस्टेंट L1 I1 L2 I2, ठीक है ना। तो वो जो सर्किट की करंट है, इंडक्टर की करंट, इंडक्टर में जो भी फ्लक्स आ रहा होगा ये वाले इंडक्टर में, इस इंडक्टर का फ्लक्स एक इंस्टेंट पे कोई भी चेंज करने से तुरंत से चेंज नहीं होता, थोड़ा टाइम लेगा वो। तो phi = Li अपन ने लिख लिया, जो करंट होगी वो क्या आ गई, N/R। तो कहानी लिखो बच्चों, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख डालो, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। अब यहाँ तो सर्किट में वीडियो पॉज करके लिख लेना। यहाँ तो अपन ने क्या किया बच्चों, सर्किट में करंट को ग्रो करा दिया मीन सर्किट को अपन सर्किट की करंट, जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था, चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग भी पढ़ा था, तो ऐसे ही सेम कहानी यहाँ भी है। ग्रोथ हो गया, अब होगा डीके ऑफ करंट इन सीरीज RL सर्किट, ठीक है। जो सीरीज RL सर्किट है उसमें करंट ग्रो तो कर गई पहले, अब वो जो डिक्रीज करेगी वो कैसे करेगी, अब ये आगे समझ लेते हैं जरा। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना क्या, डीके ऑफ करंट इन सीरीज RL सर्किट। क्लियर है? तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, डीके ऑफ करंट इन सीरीज RL सर्किट होगा। जो सीरीज RL सर्किट होगा उसमें करंट कैसे डिक्रीज करेगी। डीके ऑफ करंट इन सीरीज सर्किट कंटेनिंग, अब यह क्या ना बैटरी ली है, कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टर, एक तो इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, ठीक है। तो जो इंडक्टर की करंट है वो कैसे चेंज होगी तुरंत से। क्लियर है? तो डायग्राम बना लो पहले, तो बच्चों में डायग्राम बना लेता हूँ, फिर समझते हैं जरा इंडक्टर की करंट कैसे चेंज होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये आ गया अपना रेजिस्टेंस, ये आ गया अपना इंडक्टर, और यहाँ स्विच वगैरह नहीं लगा रहा हूँ मैं, या ये स्विच है मान लो, और अब इसकी करंट इधर रही होगी कोई I मैक्सिमम करंट। अब वो I मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है उस पर नहीं जाना आपको, ठीक है ना। ये इधर I मैक्सिमम करंट फ्लो रही होगी, इधर से कुछ अरेंजमेंट रहे होंगे इसके, ठीक है, इसके कुछ न कुछ अलग एक्सटर्नल अरेंजमेंट रहे होंगे, ठीक है। उस एक्सटर्नल अरेंजमेंट के कारण क्या हो रहा है, इसमें I मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इसे आपको लग रहा होगा सर ये करंट कहाँ से आई, ये करंट इसके कोई ना कोई एक्सटर्नल अरेंजमेंट के कारण रही होगी। ये R आ गया, ये L आ गया, ठीक है। तो बिफोर अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें ये जो I का इंडक्टर की करंट है, शुरुआत में करंट कितनी जा रही है इंडक्टर से, I मैक्स, ठीक है, I मैक्स करंट मान ली। अब मैंने क्या करना है, ये स्विच क्लोज करना है, तो जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा तो इंडक्टर की करंट चेंज होगी क्या, ठीक है। ये इंडक्टर में क्या था बच्चों, पहले I करंट फ्लो हो रही थी, वो कहां से आई मुझे नहीं पता, कोई ना कोई दूसरे सर्किट से रहे होंगे, उसके कारण ये करंट आ रही। जैसे मैं सर्किट में ये रेजिस्टेंस ला देता हूं बच्चों, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या किया, सर्किट में एक रेजिस्टेंस ला दिया। इस डायग्राम को थोड़ा मैं खूबसूरत बनाने के लिए ट्राई करता हूँ, मीन्स आपको समझ आ जाए खूबसूरत का मतलब। देखो क्या है बच्चों, यहाँ एक इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है। अब इसमें इधर करंट जा रही है I, पता नहीं कहाँ से जा रही है I, और वो I मैक्स है। इसका कुछ न कुछ अरेंजमेंट होगा, किसी से कनेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ स्विच है, ये रजिस्टर बना दिया, ये R, मैंने इस रजिस्टर को कनेक्ट किया, या फिर मैं इस सर्किट को ऐसा बना दूंगा तो थोड़ा आपको सुंदर लगेगा।
एक ही बात है, ऐसा ही बना सकता हूँ आर एल, ठीक है, ये एल आर। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें करंट कितनी थी बच्चों, ये करंट कितनी थी, आई इक्वल टू आई मैक्स, ये करंट थी, अभी स्विच ओपन है। अब ये करंट कहाँ से, उस पर नहीं जाना बच्चों आपको, ठीक है ना, ये करंट कैसे नहीं कैसे फ्लो हो रही है। अब मैंने क्या करना है, 8 टाइम टी इक्वल टू 0 स्विच क्लोज, 8 टाइम टी इक्वल टू 0 स्विच क्लोज कर दिया, स्विच को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जैसे मैं टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज करूंगा, ठीक है, कितने टाइम पे, 8 टाइम टी इक्वल टू 0, ये दोनों डायग्राम एक ही है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं 8 टाइम टी इक्वल टू 0, जो स्विच है उसको क्लोज कर दिया अपन ने, तो 8 एनी टाइम टी, 8 एनी टाइम, कोई भी जनरल टाइम टी पे क्या होगा, तो जनरल टाइम टी पे ये इंडक्टर, ये रजिस्टर, ये क्लोज कर दिया, तो ये करंट बदल गई होगी, और ये करंट बदल के अब हो गई मान लो आई, सर्किट की करंट बदल के कितनी होगी, आई, शुरुआत में कितनी थी, आई मैक्स। अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाली जो करंट होगी वो एक्सपोनेंशियल डीके होगी, मतलब ये करंट जो है टाइम के साथ साथ कम हो रही होगी, और फाइनली एंड में जाके कितनी हो जाएगी, 0। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VL मान लिया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R मान लिया, ये रेजिस्टेंस है R, ये इंडक्टर है अपना L, ठीक है बच्चों। तो पहली इक्वेशन, पहला तो आपको वही याद रखना है, VR प्लस VL, अब यहाँ E ना होके बच्चों 0 हो जाएगा, और VR को क्या लिख सकता हूँ मैं, I इंटू आर, और VL को क्या लिख देना है, इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड LdI/dt, ठीक है। 3 फॉर्मेट तो ये याद रखने, नीचे वाले 2 फॉर्मेट एज जो चार्जिंग में पढ़े थे या ग्रोथ में पढ़े थे। अब नीचे वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला बदल गया है बस, ठीक है, क्या बदला, ठीक है ये बस फर्स्ट वाला बदल गया है, बैटरी नहीं है ना, यहाँ 0 है तो 0 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी लिख लेना बच्चों। अब इसके बाद क्या है, करंट अगर टाइम के फंक्शन में पूछी जाए, करंट, चलो यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर मैं लिखता हूँ अगला, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, ठीक है। VL प्लस VL इक्वल टू 0, VR इक्वल टू IR, VL इक्वल टू LdI/dt, ठीक है। यहाँ तक की कहानी लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लो, ये एजीटी सेम है। अगर पिछला समझ आ गया हो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपको आता है तो ये तो समझ आ ही जाएगा, और वो कुछ नहीं आता है तो फिर इसको छोड़ना ही आपके पास एक ऑप्शन है। तो देखो बच्चों, अब क्या हो जाएगा, जो टाइम के साथ में करंट है, करंट ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी और फाइनली 0 हो जाएगी। तो करंट का जो इक्वेशन है इस क्वेश्चन में, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखनी है देखो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो टी के फंक्शन में जो करंट आएगी वो आएगी आई इक्वल टू आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये ऐसी करंट आएगी, ठीक है। ग्राफ बनाऊंगा टाइम के साथ में, तो टी इक्वल टू टाउ आई, ये करंट का जो ग्राफ आएगा बच्चों, ये मैक्सिमम करंट से ये ऐसे ऐसे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं, अगेन बच्चों टाइम कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, ये जो टाउ है वो होता है क्या, L अपॉन R, इसको टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। अब आपसे बोल दिया जाए 8 टाइम टी इक्वल टू टाउ, टाउ टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, तो करंट कितनी होगी, आई मैक्सिमम ई टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, तो कितना आ गया, करंट जो होगी वो मैक्सिमम करंट का कितना हो गया, 37%, ठीक है। ये ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू आपको पता है ना कितना होता है बच्चों, 0.37। तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये, अगर ये वाली करंट आई मैक्स है, ये वाली करंट आई मैक्स है, तो यहाँ जो टाइम होगा ना बच्चों, ये वाला टाइम कौन सा है, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर, तो यहाँ वाली करंट कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू 0.37 ऑफ आई मैक्स, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ बना लिया, ग्राफ भी बना लिया इसमें एक साथ, ठीक है। अगला, अगर मुझे VR चाहिए बच्चों, VR में हम डायरेक्ट लिखता हूँ, VR को क्या लिख सकता हूँ, IR, तो I की जगह तो क्या आ गया, आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई टू इंटू R, ठीक है। तो VR क्या आ जाएगा, आई मैक्स R ई टू द पावर माइनस टी बाई टू। ग्राफ को छोटा सा बना देता हूँ टाइम के साथ में, या फिर यहाँ नीचे बना लेते हैं, टाइम के साथ में VR का जो ग्राफ होगा ना वो भी सेम पैटर्न का होगा ये, ठीक है। अब तीसरा वाला ग्राफ बनाना चाहूँ बच्चों में, तीसरा वाला ग्राफ कैसे आ जाएगा, तीसरा वाले में आपको पता है ना VR प्लस VL मिला के E होता है क्या, तो VR का ग्राफ ये जो है ना, VR जो है आई मैक्स R, रटना कुछ नहीं है, रटोगे तो फंस जाओगे बच्चों,
प्लस वी एल इक्वल टू ई, सॉरी इसमें तो जीरो आएगा ना, जीरो है ना इसमें तो डिस्चार्जिंग, तो वी एल क्या हो गया माइनस ऑफ आई मैक्स आर ए टू द पावर माइनस टी बाई टू। तो ध्यान रखना इसमें जो ग्राफ होगा, बस चाहो तो आप नीचे से बना सकते हो, नीचे से मतलब करंट की डायरेक्शन पलट रही है, ठीक है ना, वी एल बस इसका इतना ही मतलब है, चाहो तो ऊपर से बना दो, डी आई बाई डी टी भी बना लेना आप, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन ने क्या किया बच्चों, आज वाले लेक्चर में, आज वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में ये अपन ने अभी कौन सा वाला पार्ट पढ़ लिया, डिस्चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग के न्यूमेरिकल तो मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा। डिस्चार्जिंग बोले तो डिस्चार्जिंग को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, डीके। डीके बोले तो करंट जो डिक्रीज करती है ना, सर्किट की जो करंट डिक्रीज करती है, इसको अपन ने डीके नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब जिसे अपन ने रजिस्टर में सीरीज पैरेलल पढ़ा था, कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल पढ़ा था, ऐसे इंडक्टर में भी सीरीज पैरेलल होता है। वैसे तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डेरिवेशन आपसे नहीं पूछने वाला, डायरेक्ट याद रखना है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। ये खत्म हो गया अभी वाला टॉपिक है, ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग खत्म। तो क्या बता रहा हूं मैं, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में ये दो इंडक्टर ऐसे लगा देंगे, एल एल L1 L2, दोनों को हटा के आपको एक सिंगल इंडक्टर लगा लेना है। बोर्ड में नहीं है ये, इसलिए मैं सिंपल बता देता हूँ, बस दोनों को हटा के आपने क्या करना है, एक इंडक्टर लगा लेना है ए और बी के बीच में। क्या सेम होगा, एल इक्विवेलेंट आ गया, तो एल इक्विवेलेंट क्या लिख दूंगा बच्चों, ये जो एल इक्विवेलेंट आएगा ये आ जाएगा कितना, एल इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है सीरीज में वो होता है L1 प्लस L2, मतलब सेम एज रजिस्टर, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है मुझे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में जो पैरेलल वाला है कॉन्सेप्ट वो लगा देना, 1/L इक्विवेलेंट 1/L1 प्लस 1/L2, ठीक है। तो कैपेसिटर के जैसा ही होता है बच्चों इसमें, सॉरी रजिस्टर के जैसा। ये पॉइंट ए L1 L2 B बरोबर L इक्विवेलेंट, ठीक है। बस बात पॉइंट एक ध्यान देने वाला ये है, इन अबव बोथ केस, इन अबव बोथ केसेस म्यूचुअल इंडक्शन नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये तो अगली क्लास में समझ आ जाएगा। म्यूचुअल बोले तो इसका प्लस इससे लिंक नहीं करना चाहिए, इसका प्लस इसके। अभी अपन सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे थे ना, इसका प्लस खुद से लिंक करे, इसका खुद से, एक दूसरे से लिंक ना करे, इसको म्यूचुअल बोलते हैं। ये तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर सीरीज पैरेलल अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो बच्चों, ठीक है ना। म्यूचुअल को नेग्लेक्ट कर दिया गया है तब ये फॉर्मूला वैलिड है। हो सकता है कोई बुक में यहाँ पे प्लस एम भी लिखा हो, प्लस माइनस एम, तो म्यूचुअल पे डिपेंड करता है, वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल अगर म्यूचुअल को नेग्लेक्ट कर दूं तो किसके जैसा हो गया बच्चों, रजिस्टर के जैसा। अगर आप देखो तो एक किसके जैसा हो गया, सेम एज रजिस्टर। एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे, सेम एज रजिस्टर। बट ये रजिस्टर के जैसा कब होगा, रजिस्टर के जैसा कब होगा, जब म्यूचुअल इंडक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आसान है, डेरिवेशन आप चाहो तो कर सकते हो, मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। वी है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। वी है माइनस L1 डी आई बाई डी टी माइनस L2 डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी। ऐसे यहाँ पे वी है माइनस एल इक्वलेंट डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी। कंपेयर करोगे तो एल इक्वलेंट आ जाएगा L1 प्लस L2। ऐसे नीचे वाले में भी खुद से सोचना, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो L1 डी आई वन बाई डी टी, L2 डी आई टू बाई डी टी इक्वल टू एल इक्वलेंट डी आई वन प्लस आई टू अपॉन डी टी, ठीक है। सोल्व करने के लिए ट्राई करना अगर किसी को करनी है तो। एनसीईआरटी में नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना है। सीरीज में, पैरेलल में, रजिस्टर के जैसा चलेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है कहानी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज वाले लेक्चर में देखा जाए तो एनसीईआरटी से पूरा का पूरा अलग है, मींस एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है आज वाले लेक्चर का, इसलिए मैंने इस पूरे लेक्चर को एक साथ सेपरेट कर दिया, ठीक है। क्लियर है ना, आइसोलेटेड, जिसको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पूरा का पूरा सलंग छोड़ सकता है,
नहीं जिसको एनसीईआरटी करनी है ओनली, ठीक है ना। जेई नीट का सर हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है बच्चों। तो आज वाले लेक्चर का सेम कहानी आरसी सर्किट के जैसा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो आज वाले लेक्चर में अपन सर्किट की करंट की ग्रोथ एंड डीके पढ़ लिए हैं। न्यूमेरिकल्स में ज्यादा नहीं कराया हूं, क्यों? क्योंकि सेम न्यूमेरिकल उसी पैटर्न पे बनते हैं इसलिए, ठीक है। तो लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।